रिच डैड पुअर डैड। ये बुक उन लोगों के लिए एक स्टार्टिंग पॉइंट है जो अपने फाइनेंशियल फ्यूचर पर कंट्रोल पाना चाहते हैं। कैसा हो कि आपके दो पिता हो, खैर छोड़िए, पर जो इस बुक के लेखक है उनके दो पिता है, एक है रिच डैड और दूसरे है पुअर डैड। जो पुअर डैड है वो बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट और एजुकेटेड है, जबकि वही जो रिच डैड है वो 8वीं पास है बस। तो इन लाइनों से एक बात तो क्लियर हुई कि अमीर होने के लिए जरूरी नहीं कि आप पढ़े लिखे हो। और अगर मैं इसका जीता जाता एग्जाम्पल दूं तो वो है धीरू भाई अंबानी, जो कि ज़्यादा पढ़े लिखे तो नहीं थे पर फिर भी बहुत ही ज़्यादा अमीर थे। तो चलिए वापस बुक पर आते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी के दोनों पिता ने उन्हें सलाहें दी, पर दोनों की सलाहें कभी भी एक जैसी नहीं थी। दोनों पिता एजुकेशन पर स्ट्रांगली बिलीव करते थे, पर कभी भी सेम कोर्स रिकमेंडेड नहीं करते थे। तो लेखक के पास बहुत ही बड़ी दुविधा थी कि वे किस पिता की सुने, क्योंकि दोनों पिता के अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू थे। लाइक जो उनके पुअर डैड थे वो कहते थे कि मनी इज रूट ऑफ ऑल इविल्स, यानी कि पैसा ही सभी बुराइयों की जड़ें है। जबकि दूसरे पिता जो कि रिच थे वे कहते थे कि लैक ऑफ मनी इज द रूट ऑफ ऑल एविल्स, यानी कि पैसों की कमी ही सब बुराइयों की जड़ है। इसके अलावा भी उनके पुअर डैड कहते थे कि आई कैंट अफोर्ड इट, जबकि रिच डैड कहते थे कि हाउ कैन आई अफोर्ड इट। तो फिर आखिरकार उन्होंने फैसला लिया कि जो उनके रिच डैड है, जो कि असल में उनके फ्रेंड माइक के पिता थे, उनकी बात सुनेंगे। और माइक के पिता की बात सुनने का एक और कारण यह था कि स्कूल में मनी के ऊपर कभी भी नहीं पढ़ाया जाता था। तो चलिए बुक की समरी को स्टार्ट करते हैं। इस बुक में 9 चैप्टर्स है, मैं भी इस बुक को उन्हीं 9 चैप्टर्स में बांटूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर से। अगर आप नोट करना चाहते हो तो कॉपी पेन उठा लो, नहीं तो कोई बात नहीं, मैं लास्ट में इसको समराइज जरूर कर दूंगा आपके लिए। लेसन 1, द रिच डोंट वर्क फॉर मनी, यानी कि अमीर व्यक्ति कभी भी पैसों के लिए काम नहीं करता। जो पुअर और मिडिल क्लास लोग होते हैं ना, वो अधिकतर पैसों के लिए काम करते हैं। लाइक एक मजदूर टाइम देकर पैसा कमाता है, वहीं एक कंपनी में जॉब करने वाला भी यही काम करता है। जबकि वहीं जो रिच या कहो तो रिच माइंडसेट के लोग होते हैं वो पैसों के लिए काम नहीं करते, बल्कि पैसे उनके लिए काम करते हैं। आगे ऑथर ने बताया है कि दुनिया में जितने भी लोग हैं उनकी जिंदगी को 2 इमोशंस ही कंट्रोल करते हैं, एक है फियर और दूसरा है ग्रीड। और आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, शेयर मार्केट को भी यही दोनों इमोशंस कंट्रोल करते हैं। खैर छोड़िए, शेयर मार्केट के बारे में कभी बात करेंगे। फियर यानी कि डर। जो डर है वो हमें मोटिवेट करता है कि हम हार्ड वर्क करें, और हार्ड वर्क के बदले जो पेचेक या कहो तो सैलरी मिलती है उसे कमाते रहे, ताकि कभी भी भूखे ना मरे। इसके बाद काम शुरू होता है ग्रीड का। ग्रीड या कहो तो डिजायर, जो कि हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि पैसों से क्या क्या खरीद सकते हैं, और फिर यहाँ पैटर्न हमारे दिमाग में सेट हो जाता है। तो चलिए मैं इस पैटर्न को आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए आपकी इनकम 10,000 पर मंथ है। आपके मन में ख्याल आएगा कि चलो 5,000 तक का मोबाइल खरीद लिया जाए। ये आपके मन का ग्रीड है या कहो तो डिजायर है। अब हम इस डिजायर के लिए 5,000 की इनकम को अर्न करेंगे, और उस इनकम को अर्न करने के लिए हार्ड वर्क करेंगे, और ये हार्ड वर्क अपना डर ही करवाएगा। अब मान लीजिए कि आपकी इनकम 10,000 से बढ़कर 20,000 हो गई, तो अब आपकी डिजायर्स भी इंक्रीज हो जाएगी, और उन्हीं डिजायर्स को पूरा करने के लिए आपका फियर वापस इंक्रीज हो जाएगा, और बस यही पैटर्न चलता रहेगा। इसके अलावा अगर आप एक मिडिल क्लास होंगे तो अब आपने अपने पेरेंट्स से एक वाक्य जरूर सुना होगा कि अरे मेरा तो पैसों में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, और वहीं पेरेंट्स 8 से 10 घंटे बिताते हैं उन्हीं पैसों को कमाने के लिए। आपने सुना या नहीं सुना होगा, पर मैंने तो मेरी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा सुना है। लाइक मेरी मम्मी और दादी कहती है कि उन्हें पैसों में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, बट मेरी मम्मी और दादी पैसों को बचाने के लिए खुद काम करती रहती है, जबकि उन्हें भी पता है कि यही काम कोई भी 200 रुपये पर दिन के हिसाब से उनके लिए कर सकता है, पर फिर भी उन्हीं पैसों को बचाने के लिए वे काम करती रहती है ताकि पैसे सेव हो। जबकि वहीं जो रिच माइंडसेट के लोग हैं वे टाइम बचाने की सोचेंगे, ताकि वे जो टाइम बचेगा उसमें कुछ ऐसा काम कर देंगे जिससे कि पैसे आते रहे उनके पास। तो आप आपके मन में एक बात डाल लो कि जो भी रिच माइंडसेट का व्यक्ति है वो पैसों के लिए काम नहीं करता, बल्कि पैसे उनके लिए काम करते हैं। अब खैर आप इतने भी शातिर मत बनना कि आप काम करना ही छोड़ दो कि भाई उसने वीडियो में बोला कि रिच माइंडसेट के लोग तो काम करते ही नहीं है, पर ऐसा नहीं है कि काम करो पर पैसों के लिए नहीं। लाइक आप स्किल एक्वायर करने के लिए काम करो, या फिर कुछ भी जिससे कि आपको फ्यूचर में फ़ायदा हो
आगे ऑथर बताते हैं कि अगर आप पैसों के लिए काम नहीं करोगे तो आप वो अपॉर्चुनिटीज देख पाओगे जो किसी ने नहीं देखी है, और आप उससे इतने पैसे बना लोगे जितना दुनिया की कोई भी कंपनी तुमको सैलरी के रूप में नहीं दे सकती, और आप रेट रेस से भी बाहर निकल जाओगे। लेसन 2, व्हाई टीच फाइनेंशियल लिटरेसी, यानी कि आपको फाइनेंस की शिक्षा क्यों पढ़ाई जानी चाहिए। यहाँ पर ऑथर कहते हैं कि ये जरूरी नहीं कि आप कितने पैसे बनाते हैं, बल्कि यह जरूरी है कि आप कितने पैसे अपने पास रख पाते हैं, और ये चीज बहुत ही ज्यादा रिलेटेबल है। लाइक आपने सुना होगा कि बहुत सारे लोगों की लॉटरी लगती है, उनमें से 90% लोग 5 साल के बाद वहीं आ जाते हैं जहां वह लॉटरी लगने से पहले थे, और बहुत कुछ तो ऐसे भी हो जाते हैं जिनकी दुर्दशा जो लॉटरी लगने से पहले थी उससे भी बेकार हो जाती है। तो इससे यह क्लियर हुआ कि यदि आपके पास फाइनेंस को मैनेज करने का नॉलेज नहीं है तो आप कितना भी कमा लो आपके लिए कम है। और इस टॉपिक के बारे में साइकोलॉजी ऑफ मनी बुक में भी बताया गया है, उसके बारे में भी डिटेल्ड वीडियो आने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। लेखक आगे बताते हैं कि 1923 में एजवाटर बीच होटल में अमेरिका के महान लीडर्स और सबसे अमीर बिजनेसमैन के बीच में एक मीटिंग हुई थी, पर आपको पता है उनमें से 9 लोग गरीबी की हालत में मरे, क्योंकि पैसों के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि इसके बारे में स्कूल में कोई भी सब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि जो मनी है वह पूरी तरीके से इमोशंस पर डिपेंड होते हैं। सो अगर आपके पास फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं है तो आप कितना भी कमा लो एक दिन बर्बाद हो जाओगे, इसलिए पैसों को सही से मैनेज करना सीखो। फाइनेंशियल लिटरेसी बहुत ही एक सिंपल सब्जेक्ट है, ये इतना सिंपल सब्जेक्ट है कि लोग इसको बहुत ही ज़्यादा अंडर एस्टिमेट कर देते हैं, क्योंकि इससे आपको सिर्फ 2 चीज़ों पर ही ध्यान देना है, एक एसेट और दूसरा है लाइबिलिटी। देखिए है ना बहुत ही ज़्यादा सिंपल। असेट्स वो चीज़ें होती है जो कि हमें फ्यूचर में पैसा कमा कर देती है, जबकि लाइबिलिटीज वो चीज़ें होती है जो हमसे फ्यूचर में या कहो तो प्रेजेंट में पैसे ले जाती है। देखिए कितना सिंपल है ना। आगे ऑथर ने एक रूल दिया है कि तुम्हें असेट्स और लाइबिलिटीज के बीच में डिफरेंस जानना जरूरी है, और असेट्स खरीदने पर लग जाओ। बहुत ही सिंपल रूल है। जो रिच माइंडसेट के लोग होते हैं ना, वो हमेशा असेट्स को ही एक्वायर करते हैं, जबकि वहीं पुअर और मिडिल क्लास के लोग लाइबिलिटीज को एक्वायर करते हैं और समझते हैं कि उन्होंने असेट्स एक्वायर की, और इसी कारण की वजह से अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है, और मिडिल क्लास वहीं का वहीं फंसा है बेचारा, कहीं ना आगे जा रहा है ना ही कहीं पीछे आ रहा है। चलो मैं इसको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। पुअर और मिडिल क्लास के लोग हैं, जैसे ही उनके पास में पैसे आते हैं वे डायरेक्ट लग जाते हैं कार, घर और अलग अलग तरह की चीजें खरीदने के लिए। अब विडम्बना देखिए, वे इसे असेट समझते हैं कि हाँ मैंने तो कार है मेरे पास, मतलब कि एक असेट है, पर जबकि होता क्या है, वह उनके हर महीने एक बिल्कुल EMI के रूप में पैसा ले जाती है, यानी कि ले जाती है। घर है उसको भी लोन पर बना लेते हैं, वो भी आपसे जेब से पैसे ले जाता ही रहता है, और वो भी आपकी इनकम का बहुत ही बड़ा पोर्शन। लाइक कोई 1 लाख कमाता है तो 50,000 से 60,000 रुपए तो उसके EMIs, लोन का इंटरेस्ट इनमें ही चला जाता है। और तो और इनकी इनकम जैसे जैसे बढ़ती है एक्सपेंसेस भी वैसे ही वैसे बढ़ती है, और एसेट कभी बना ही नहीं पाते हैं, और फिर कहते हैं कि साला मैं आखिरकार अमीर क्यों नहीं हो रहा। अब आप ही बताइए कि ऐसे कोई अमीर होगा। अब आपके मन में एक क्वेश्चन जरूर आएगा, और आना भी चाहिए, कि जो रिच होते हैं उनके पास तो प्राइवेट प्लेन्स, जेट्स, बोट्स और पता नहीं दुनिया के क्या क्या अलग अलग तरीके के सामान होते हैं, वो भी तो लाइबिलिटीज एक्वायर कर रहे हैं, पर फिर वो अमीर क्यों है। तो चलो मैं उसका भी जवाब देता हूँ। रिच माइंडसेट के लोग लाइबिलिटीज पर खर्चे तो करते हैं, पर वे तब खर्चे करते हैं जब उनके पास में बहुत ही ज़्यादा पैसे हो जाते हैं, और वे उनकी लैंग्वेज में इसे लग्जरी कहते हैं। और तो और उनका इन लग्जरीज चीज़ों पर सिर्फ उनकी इनकम का 1 या 2% ही होता है खर्च। तब सोच लीजिए अगर आपके पास 100 रुपये है, उसमें से 1 या फिर 2 रुपये आप किसी चॉकलेट को खरीदने में भी लगा दोगे तो आपके पास अभी भी 98 रुपये है, जो कि बहुत कुछ आपके लिए कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से तो ये उनके लिए बहुत ही छोटा इन्वेस्टमेंट है, या कहो तो लाइबिलिटी है, जो कि वे आराम से चुका देते हैं, और वे इतना टैक्स बचा लेंगे उससे। खैर टैक्स के बारे में भी आगे बात चलेगी। आगे ऑथर ने इनकम स्टेटमेंट दिखाए हैं रिच के और मिडिल क्लास के, तो जिनको मैं आपको प्रॉपर स्क्रीन पर दिखा दूंगा, आप देख लीजिए और बिल्कुल पॉज करके देखिए, क्योंकि मेरे हिसाब से टाइम लीजिए, आपको समझना भी जरूरी है। पढ़ने से या फिर सुनने से कुछ नहीं होगा, जब तक आप उतारोगे नहीं तब तक कुछ भी नहीं होगा। और ये कैश फ्लो ही एक आदमी की पूरी स्टोरी बता देते हैं कि वो कैसे पैसे को हैंडल करता है। लाइक अगर उसके कैश फ्लो में से आउटफ्लो ज़्यादा है तो सीधी सी बात है वो पुअर ही रहेगा, इनफ्लो कम है तो। और वहीं अगर इनफ्लो ज़्यादा है तो वो लॉन्ग टर्म में जरूर अमीर होगा ही होगा। आगे ऑथर हाउस लोन के नुकसान बताते हैं
तो चलिए जानते हैं हाउस लोन के भी नुकसान क्या क्या है। पहला लॉस है लॉस ऑफ टाइम, क्योंकि अगर आप लोन नहीं लेते तो इतने समय में आपको एक असेट तैयार हो जाती जो आपको कैश देने लग जाती, यानी कि कैश का इनफ्लो करवाती। और दूसरा लॉस है लॉस ऑफ एडिशनल कैपिटल, अतिरिक्त पैसे जो कि घर की मेंटेनेंस में लगते हैं, उनसे भी आप एक छोटी मोटी असेट तो आराम से बना लेती और वो असेट आपको इनकम देती, और इन दोनों की इनकम को मिलाकर आप आराम से एक घर बाद में खरीद लेते अगर आप थोड़े दिनों बाद लेते तो। लेसन 3, माइंड योर ओन बिजनेस, यानी कि अपने काम से काम रखो। जब भी ऑथर माइंड योर ओन बिजनेस कहते हैं, उसका यही मतलब है कि आपको अपने असेट कॉलम को मजबूत करने पर फोकस करना है। जो भी रिच लोग होते हैं वो अपने असेट कॉलम को इंक्रीज करने पर फोकस करते हैं, जबकि वहीं जो पुअर और मिडिल क्लास के लोग सिर्फ इनकम स्टेटमेंट को इंक्रीज करने पर फोकस करते हैं। और जितने भी लोग फाइनेंशियली स्ट्रगल करते हैं वे अपनी पूरी जिंदगी दूसरों के यहाँ काम करने पर ही बिता देते हैं। आगे ऑथर बताते हैं कि आपको उन असेट्स को खरीदने पर फोकस करना चाहिए जहाँ पर आपकी प्रेजेंस मैटर नहीं करती। लाइक आप शेयर्स खरीद सकते हो, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, म्यूचुअल फंड्स आदि खरीद सकते हो, जहाँ पर एक बार खरीदने के बाद आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि हाँ आप बस वहाँ पर जाकर काम कीजिए कंपनी में, तभी जाकर कंपनी प्रॉफिट कमाएगी, ऐसा कुछ नहीं। बस खरीद लिए, अब आपके बिहाफ पर कोई ना कोई काम कर रहा है। अब आप में से बहुत सारे बोलेंगे कि इनको खरीदने के लिए तो मनी चाहिए, वो भी तो होना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, आप अपने काम से काम दूसरों के यहाँ काम करके भी रख सकते हो। लाइक आप आपकी जॉब भी कंटिन्यू करो और जो भी फ्री टाइम मिले उसमें इनके बारे में सीखो और इन्वेस्टमेंट करने लग जाओ। और अगर आप रिसर्च भी नहीं करना चाहते हो तो आप सीधी सी बात है, मैं तो डायरेक्ट आपको बोलूँगा आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट कर दो। और अगर ज़्यादा पैसा हो तो रियल एस्टेट खरीद लो, कुछ भी यार। आजकल तो ऑप्शंस बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हो गए हैं, क्रिप्टो करेंसी जिसमें भी समझ में आए, और अगर नहीं आए तो किसी प्रोफेशनल को दे दो, वो आपके बिहाफ पर इन्वेस्टमेंट कर देगा। और म्यूचुअल फंड, क्रिप्टो करेंसी, इंडेक्स फंड, इन सब के ऊपर मैंने डिटेल्ड वीडियो बना दिए हैं जिनको आप चेक कर सकते हो। और उसके बाद में जब भी आप यहाँ से अच्छा खासा रिटर्न कमा लो तो ठीक है, उसको अपनी लग्जरीज या फिर शौक पूरे करने में लगा दो। लाइक कहीं ट्रेवल करने चले जाओ, घूमने चले जाओ, या फिर उन्हीं से और ज़्यादा पैसे कमाने लग जाओ। अगर आप उन्हीं से ही ज़्यादा पैसे कमाने लग जाओगे तो आप अल्ट्रा रिच बनने की कैपेसिटी में आ जाओगे, और शायद बन भी सकते हो। इसके अलावा भी आप पैसे सेव करके या फिर फ्रीलांसिंग और बहुत सारा छोटा मोटा काम करके भी थोड़े बहुत पैसे बना लो, और उन पैसों को भी असेट्स खरीदने पे लगा दो। शौक पूरे करने पर मत लगाओ, क्योंकि शौक पूरे करने पर लगा दोगे तो मतलब ही क्या इतना काम करने का, इसे फिर आप लाइफ टाइम काम करोगे। जबकि वहीं अगर आप शौक पूरे करने की जगह पर थोड़ा सा सेक्रीफाइस कर लोगे और आगे के टाइम की सोच लोगे तो आप अभी भी सक्सेसफुल रहोगे, और आगे तो आप बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाओगे। लेसन 4, द हिस्ट्री ऑफ टैक्सेस एंड द पावर ऑफ कॉर्पोरेशंस। पहले के समय अमेरिका और इंग्लैंड में कोई भी टैक्स नहीं था, सिर्फ टैक्स तभी लिया जाता जब वॉर होता था। लेकिन 1874 में इंग्लैंड में टैक्स परमानेंटली हो गया, और वही 1913 से यूएस में भी टैक्स को परमानेंटली कर दिया गया। पहले टैक्स सिर्फ रिच लोगों पर ही लगता था, इसलिए टैक्स को मेजोरिटी ने सपोर्ट किया, क्योंकि सब कोई मानता था कि अमीरों के लिए यहाँ एक पनिशमेंट है। पर धीरे धीरे टैक्स का बर्डन मिडिल क्लास पर भी आने लगा, और आज के टाइम तो यहाँ ऐसी सिचुएशन है कि रिच तो टैक्स से बचने के लिए कंपनीज बना लेते हैं और लीगली टैक्स सेव करते भी है, और फंसते हैं बेचारे मिडिल क्लास वाले। चलिए मैं आपको समझाता हूँ कि रिच कैसे अपना टैक्स सेव करते हैं। आपको पता है पिछले साल अमेजोन ने लगभग $21 बिलियन का प्रॉफिट कमाया था। आप गेस कर सकते हो अमेजोन ने कितना टैक्स भरा होगा? क्योंकि 21 बिलियन पर अगर 30% से भी देखो तो मेरे हिसाब से तो बहुत ही ज़्यादा टैक्स होता है। पर मैं आपको बता दूं कि अमेजन ने -1000 करोड़, यानी कि उनके पास 1000 करोड़ की टैक्स क्रेडिट मिली, वो भी गवर्नमेंट के द्वारा। यानी कि उन्होंने टैक्स भरा नहीं बल्कि गवर्नमेंट से और 1000 करोड़ की क्रेडिट भी लेकर आ गए। इससे आप समझ ही सकते हो कि बड़े बड़े लोग अपना टैक्स कैसे सेव करते हैं और बहुत ही कम या फिर मिनिमल सा टैक्स भर के बाहर हो जाते हैं, जबकि वहीं बेचारे पुअर या फिर पुअर तो नहीं भरते, खैर जो मिडिल क्लास वाले हैं वो अपनी 50% इनकम तो टैक्सेस वगैरह में ही दे देते हैं। इसी प्रकार यदि आपकी एक कंपनी है तो उसको आपसे अलग समझा जाएगा, जो कि लीगल इश्यूज में आपके लिए एक ढाल का काम करेगी। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि आपके नाम से 2 कंपनियां हैं, दोनों अलग अलग बिजनेस कर रही है। यदि उनमें से एक कंपनी डूब भी जाती है तो आपकी दूसरी कंपनी को कोई दिक्कत नहीं होगी और आपकी नेटवर्थ पर भी कोई खासा प्रभाव नहीं पड़ेगा। जो कंपनी डूबी है उसको बंद कर दिया जाएगा और आपके कोई भी घर के पर्सनल असेट्स बेचने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
वहीं यदि आप यही सेम बिजनेस खुद के नाम पर करते हो तो यदि आपके बिजनेस का एक डिवीजन भी डूब जाता है तो उसकी लायबिलिटीज को चुकाने के चक्कर में आपकी पर्सनल असेट्स तक भी बिक जाएगी। इसके अलावा भी कंपनी बनाने के बहुत ही ज़्यादा फायदे हैं जिनके बारे में मैं कभी डिटेल्ड वीडियो जरूर बनाऊंगा आपके लिए। आगे ऑथर बताते हैं कि फाइनेंशियल आईक्यू 4 चीज़ों के नॉलेज से बना है। अकाउंटिंग, इन्वेस्टिंग, मार्केट को समझना, लॉस एंड रेगुलेशंस। आगे ऑथर बताते हैं कि जो बिजनेस ओनर होते हैं वे पहले अर्न करते हैं, फिर स्पेंड करते हैं और उसके बाद में टैक्स पे करते हैं, जबकि वहीं एम्प्लॉय होते हैं वो पहले अर्न करते हैं, उसके बाद में टैक्स देते हैं, उसके बाद में जो बचा खुचा होता है उससे अपना गुजारा करते हैं। तो इससे आप एक चीज समझ सकते हो कि यदि आपको अमीर बनना है तो टैक्सेस को तो कैसे ना कैसे करके सेव करना ही पड़ेगा। और टैक्सेस सेव करने के लिए आप किसी सीए से या फिर कोई भी एक प्रोफेशनल बंदा है उससे अच्छी गाइडेंस लो और उससे पूछो कि कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करूँ ताकि कम से कम मेरा टैक्स जाए। लेसन 5, द रिच इन्वेंट मनी, यानी कि अमीर पैसों का आविष्कार करते हैं। रिच माइंडसेट के लोग बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम से सोल्व करके एक ऐसा प्रोडक्ट बनाते हैं जो उनके लिए पैसे छापने की मशीन की तरह काम करता है। आगे ऑथर ने अलेक्जेंडर ग्राहम बेल का एग्जाम्पल दिया है कि कैसे उन्होंने मोबाइल फोन का आविष्कार करके उसका पेटेंट करवाकर कंपनी बना दी जो कि आज के टाइम पर $multi billion कंपनी है। इनके अलावा भी बहुत सारे एग्जाम्पल है लाइक माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन, एप्पल एटसेट्रा। और यदि आप भी पैसों का आविष्कार करना चाहते हो तो आपको भी फाइनेंस की इंटेलिजेंस डेवलप करनी पड़ेगी और इसके लिए आपके पास बेस्ट एसेट से है आपका माइंड। और खुद वॉरेन बफेट भी कहते हैं कि दिमाग पर किया गया इन्वेस्टमेंट कभी भी खराब नहीं जाता। तो ठीक उसी प्रकार यदि आप अपने माइंड को भी पैसों के लिए अच्छे से ट्रेन करोगे तो ये आपको इतने पैसे बना कर देगा जितना कि आपने कल्पना भी नहीं की होगी, क्योंकि बड़ी अपॉर्चुनिटीज आपकी आंखों के द्वारा नहीं देखी जाती बल्कि उसे दिमाग के द्वारा देखा जाता है। माइंड के अलावा टाइम भी एक वैल्यूएबल एसेट है और ये मैं भी मानता हूँ, क्योंकि यदि आपके पास टाइम है तो आप उस टाइम में कुछ भी कर सकते हो। लाइक आप अपनी फैमिली को टाइम दे सकते हो। लेसन 6, वर्क टू लर्न, डोंट वर्क फॉर मनी, यानी कि सीखने के लिए काम करो ना कि पैसों के लिए। यही बात रिच और पुअर माइंडसेट के लोगों के बीच डिफरेंस क्रिएट करती है, क्योंकि पुअर माइंडसेट के लोग हमेशा जॉब सिक्योरिटी, मनी आदि की तरफ ही भागते हैं, जबकि वहीं रिच हमेशा नई नई चीजें सीखने पर फोकस करते हैं। आगे ऑथर 2 स्किल्स डेवलप करने पर फोकस करते हैं, एक है सेल्स और दूसरी है मार्केटिंग। इसके अलावा एक मैं तीसरी भी दूंगा आपको स्किल्स, वो है इन्वेस्टिंग की, इन्वेस्टिंग प्लस सेविंग। ऑथर खुद को भी बहुत ही अच्छा सेल्स पर्सन मानते हैं, तभी उनकी सारी बुक्स #बेस्ट सेलर रहती है। इसके अलावा भी यदि आपको रिच बनना है तो आपको मैनेजमेंट की भी स्किल एक्वायर करनी पड़ेगी। मैनेजमेंट में मेनली आपको 3 चीजों पर फोकस करना है, एक है कैश फ्लो पर, सिस्टम पर और थर्ड है पीपल्स पर, यानी कि लोगों पर। लेसन 7, ओवरकमिंग ऑब्स्टेकल्स, यानी कि बाधाओं से बाहर आओ। बहुत सारे लोग फाइनेंशियली लिटरेट होने के बाद भी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हो पाते हैं। उसके 5 कारण हैं। पहला है फियर, यानी कि डर। दूसरा है सिनिसिज्म, यानी कि पेसिमिज्म या फिर निराशावादी होना। थर्ड है लेजीनेस, यानी कि आलसीपन। फोर्थ है बैड हैबिट्स, यानी कि बुरी आदतें। और फिफ्थ है एरोगेंस, यानी कि अहंकारी, अभिमान या फिर घमंड। तो चलिए एक एक ऑब्स्टेकल्स के बारे में डिटेल में बात करते हैं। पहला है फियर। आपको पता है सबसे बड़ा डिफरेंस रिच पर्सन और पुअर पर्सन में ये होता है कि वे अपने डर को कैसे मैनेज करते हैं। और सही भी है, पैसों को खोने का डर किसमें नहीं है। सब पैसे खोने से डरते ही, चाहे वो कोई अमीर ही क्यों ना हो। पैसों को खोने का डर बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, आप लॉस को कैसे हैंडल करते हो वो मैटर करता है। और बहुत सारे अमीर इसलिए भी नहीं हो पाते हैं क्योंकि उनके लिए पैसों को खोने का डर सबसे बड़ा डर होता है, अमीर होने से भी ज्यादा बड़ा डर। तो सीधी सी बात है, इस डर से बाहर निकलो और अपनी जिंदगी में अमीर हो जाओ, क्योंकि जो डर गया वो मर गया। सिनिसिज्म। आपने मार्वल की अभी रिसेंट एक सीरीज व्हाट इफ आई उसे देखा है क्या? यदि नहीं भी तो हमारे अंदर भी वही सीरीज चलती रहती है। हमें हमेशा डाउट रहता है कि हम ज्यादा अच्छा नहीं हूँ एंड सो ऑन। पैसों और इन्वेस्टमेंट की भी बात आती है तब भी दिमाग में ऐसा ही चलता रहता है, लाइक अगर इकोनॉमी क्रैश हो गई तो मैं लोन भी चुका पाऊंगा या नहीं, क्या होगा यदि सब प्लान के हिसाब से नहीं गया तो। और बस हम इन्हीं टेंशन की वजह से सही से सो भी नहीं पाते हैं और इन्हीं सब की वजह से हम हमेशा सेफ गेम ही खेलना चाहते हैं, क्योंकि कौन फालतू रिस्क ले। और इन्हीं कारणों से निराशावादी लोग कभी भी जीत ही नहीं सकते।
तो मैं आपको एक ही सलाह दूंगा कि आप अपने डाउट्स को कर्नल सैंडर्स की तरफ फ्राई कर दो। दैट्स इट। एक और काम कर सकते हैं, ओवर थिंकिंग करना ही कम कर दो। लेजीनेस, आलसीपन का एक ही इलाज है, थोड़ा सा लालच। लालच सब में है और लालच करने से कोई बुराई भी नहीं है। यदि हमारे पूर्वजों में लालच नहीं होता तो शायद हम अभी भी गुफाओं में रहते। बस आप अपने लालच को खुद पर हावी नहीं होने देना है। आगे के दोनों ऑब्स्टेकल्स, बैड हैबिट और एरोगेंस या फिर कहो तो अभिमान को आप किसी भी तरीके से निकाल सकते हो। लाइक आप अच्छी आदतें डेवलप कर लो और थोड़ा घमंड करना कम कर दो। लाइक किसी भी सेल्फ हेल्प चैनल से आप इसको इजीली हैंडल कर सकते हो। तो मैं आपको टास्क देता हूँ, आप इन दोनों के बारे में कमेंट करके बताइए ताकि दूसरे लोगों की भी मदद हो सके। लेसन 8, गेटिंग स्टार्टेड, यानी कि शुरुआत करो। क्या आपको पता है सिर्फ 2% लोग ही सक्सेसफुल होते हैं, क्योंकि ये 2% लोग ही अपने आइडियाज, बिजनेस को स्टार्ट करते हैं और वहीं सक्सेसफुल होते हैं। क्योंकि सोना सब तरफ है पर बहुत सारे सो ही जाते हैं। इसलिए यदि आप कोई आइडिया पर काम कर रहे हो तो बैठे ही मत रहो, उसे इम्प्लीमेंट करने लग जाओ, तभी ही सफल हो पाओगे। आपको पर्सनली मेरा ही एग्जांपल देता हूँ। लाइक मैंने रिच डैड पुअर डैड बुक मार्च 2021 में पढ़ी थी, पर इस पर समरी बनाने को तब से टालता रहा और सोचा कि आज नहीं कल बना दूंगा, आज नहीं कल बना दूंगा, या फिर ये सोचा कि इसके बारे में तो सबने बना दी है, अब मैं बनाकर क्या करूंगा। और देखिए धीरे धीरे 2022 आ गया। इसलिए बोल रहा हूँ इम्प्लीमेंट करने लग जाओ, क्योंकि यदि आपको बाइक भी चलाना स्टार्ट करना है तो यूट्यूब पर वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा, प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट भी करना पड़ेगा। और जब तक इम्प्लीमेंट नहीं करोगे तब तक आपको फायदे भी नहीं दिखेंगे। आगे ऑथर ने 10 स्टेप्स या कहो तो 10 पावर्स दिए हैं, जो इस प्रकार है। स्टेप 1, एक स्ट्रॉन्ग रीजन ढूंढो कि आखिर आपको ये काम क्यों करना है, जिसे ऑथर ने पावर ऑफ स्पिरिट भी कहा है। स्टेप 2, रोज चॉइसेस बनाओ। लाइक फाइनेंस का नॉलेज चाहिए तो आपको यूट्यूब पर कॉमेडी देखने की बजाय फाइनेंस के बारे में देखना पड़ेगा। उसी प्रकार यदि आपको सेल्फ हेल्प डेवलपमेंट चाहिए तो आपको सेल्फ हेल्प के ही वीडियो देखना पड़ेगा। ये चॉइसेस रोज आती है हमारी जिंदगी में, पर आपको वही चीजें चूज करना चाहिए जो कि आपके लिए सही है, जिसे ऑथर ने पावर ऑफ चॉइस भी कहा है। स्टेप 3, फ्रेंड्स को ध्यान से चुनो, क्योंकि संगति बहुत ही ज्यादा असर करती है, जिसे ऑथर ने पावर ऑफ एसोसिएशन भी कहा है। और यदि आपके फ्रेंड्स ज्यादा अच्छे सक्सेसफुल और अच्छे पर्सन है तो बहुत ही ज्यादा चांस है कि आप भी ज्यादा ही अच्छे और सक्सेसफुल पर्सन बनोगे अपनी लाइफ में। स्टेप 4, एक चीज में मास्टर बनने के बाद दूसरी चीजों के बारे में भी सीखो। लाइक बहुत सारे लोग ऐसा होते हैं कि लाइक कोडिंग में बहुत ही ज्यादा बेस्ट है, पर वो आगे कुछ भी इम्प्लीमेंट करना नहीं चाहता है, नई चीजें सीखना नहीं चाहता है, पर मेरे हिसाब से उसको सीखना चाहिए। और यहाँ पर ऑथर भी वही कह रहे हैं, और इसे ऑथर ने पावर ऑफ लर्निंग क्विकली कहा है। स्टेप 5, पे योर सेल्फ फर्स्ट, यानी कि पहले खुद को पेमेंट करो। और ये स्टेटमेंट द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन बुक से लिया गया है, जिसके बारे में बात करेंगे फिर कभी। और इसे ऑथर ने यहाँ पर पावर ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन भी कहा है। स्टेप 6, अपने ब्रोकर्स एम्प्लॉयज को अच्छा पेमेंट करो ताकि वो आपसे हमेशा लॉयल रहे और आपके लिए अच्छी से अच्छी डील लाए। और इसे ऑथर ने पावर ऑफ गुड एडवाइस भी कहा है। स्टेप 7, जो भी असेट खरीद रहे हो पहले उससे असेट की वैल्यू इतना बेनिफिट निकाल लो। और इसे ऑथर ने पावर ऑफ गेटिंग समथिंग फॉर नथिंग कहा है। लाइक जब आप असेट की वैल्यू निकाल लोगे तो उसके बाद में आप जितना भी कमाओगे वो आपके लिए एक तरह से ऐसा ही होगा कि आपने बिना कुछ दिए ही कमा रहे हो। स्टेप 8, असेट के इस्तेमाल से लग्जरीज खरीदो। और इसे ऑथर ने द पावर ऑफ फोकस कहा है। स्टेप 9, अपने लिए सही हीरोज को चूज करो। लाइक यदि किसी को इन्वेस्टिंग में बेस्ट बनना है तो उसके हीरो वॉरेन बफेट होने चाहिए या फिर कोई ज्यादा सक्सेसफुल इन्वेस्टर। स्टेप 10, जो आपने सीखा है उसे दूसरों को भी सिखाने की कोशिश करो। और इसे ऑथर ने द पावर ऑफ गिविंग कहा है। लेसन 9, स्टिल वांट्स मोर, हियर आर सम टू डूज, यानी कि और चाहिए उसके लिए कुछ और टू डू लिस्ट। वो करना बंद करो जो करते आ रहे हो, यानी कि थोड़ा ब्रेक लो और देखो क्या काम कर रहा है और क्या नहीं। और जो काम नहीं कर रहा है उसको करना बंद करो और उसकी जगह पर कुछ नया ट्राई करो। नए आइडियाज ढूंढो, लाइक बुक्स पढ़ो या फिर कुछ और नया करो। उसे ढूंढो जो आपसे पहले वो काम कर चुका है और आप जो कर रहे हो। लाइक यदि आप बड़े बिजनेसमैन बनना चाहते हो तो फॉलो करो बड़े बड़े बिजनेसमैन को जो पहले ये कर चुके हैं। नई क्लासेस लो, सेमिनार्स अटेंड करो, कुछ नया पढ़ो। लाइक कोई अच्छी सी बुक पढ़ ली या फिर कुछ भी नया यार। बड़ा सोचो, हिस्ट्री से सीखो, एक्शन लेते रहो, क्योंकि एक्शन हमेशा इन एक्शंस को बीट करती है। तो गाइस ये वीडियो यहीं पर एंड होता है। तो चलिए पहले जल्दी से इस वीडियो को पूरा समराइज कर लेते हैं। इस वीडियो में हमने रिच डैड पुअर डैड बुक की क्विक समरी देखी,
जिसमें हमने 9 लेसन्स के बारे में बात की। लेसन 1 था कि अमीर व्यक्ति कभी भी पैसों के लिए काम नहीं करते, बल्कि पैसे उनके लिए काम करते हैं। लेसन 2 था कि हमें फाइनेंशियल लिटरेसी क्यों जरूरी है, और इसके बारे में हमने बिल्कुल डिटेल में बात की थी। थर्ड लेसन था अपने काम से काम रखो, यानी कि अपने असेट्स को इंक्रीज करने पर फोकस करो, ना कि दूसरों के असेट्स को इंक्रीज करवाने में। इसके बाद हमने लेसन 4 में देखा था टैक्सेस की हिस्ट्री और कंपनियों की पावर। इसके बाद हमने लेसन 5 देखा था कि द रिच इन्वेंट मनी, यानी कि अमीर आदमी पैसों का आविष्कार करते हैं। लेसन 6 था कि सीखने के लिए काम करो, ना कि पैसों के लिए। लेसन 7 था ओवरकमिंग ऑब्स्टेकल्स, जिसमें हमने फियर, सिनिसिज्म और लेजीनेस के बारे में डिटेल्ड में बात की थी। लेसन 8 था शुरुआत करो, और लेसन 9 था कि अगर कुछ और भी चाहिए तो उसके लिए कुछ पॉइंट्स दिए थे, जिनके बारे में भी हमने बात की थी। तो गाइस, आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगता है तो इसको शेयर करो और लाइक भी करो, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आप इस तरह के वीडियो मिस ना कर पाओ।